दोस्तों नमस्कार। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में बजट पढ़ रहे थे और बजट में हमने लास्ट क्लास में देखा था राजस्व घाटा। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे घाटों के प्रकार, और घाटों के प्रकार में हम लोगों ने पहला राजस्व घाटा पढ़ा था। आज हम देखेंगे राजकोषीय घाटा। आज क्या है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय। क्या है? सरकार का कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजी प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा, राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजी प्राप्ति। लेकिन इस पूंजी प्राप्ति में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक, हमें कहीं से अनुदान मिल सकता है, ठीक है, या हमने कोई विनिवेश किया है। विनिवेश मतलब हमने कोई सरकारी संपत्ति को, उसमें अपना शेयर हमने कम किया है, हमने उसमें अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, हमने उसे पूर्ण रूप से बेचा है, ये भी हो सकता है। या हमने कहीं से उधार लिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? ये पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत आएंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम राजकोषीय घाटे की गणना करेंगे तो उसमें हम उधार को सम्मिलित नहीं करेंगे। मतलब पूंजी प्राप्ति के सभी स्रोतों को हम आपस में जोड़ेंगे, लेकिन उधार व देनदारी को नहीं जोड़ेंगे। तो यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में उधार व अन्य देनदारियां छोड़कर। क्लियर? एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए। सरकार का कुल व्यय मतलब सरकार ने जो भी व्यय किया, चाहे वो पूंजी व्यय किया या राजस्व व्यय किया, हम दोनों को जोड़ लेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये सरकार का कुल व्यय है, माइनस सरकार की कुल प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजी प्राप्ति। लेकिन पूंजी प्राप्ति में हम इस उधार वाले को नहीं जोड़ेंगे। जो हमने किसी संस्था से, किसी देश से या किसी अन्य माध्यम से उधार लिया हुआ है, हम पूंजी प्राप्ति में उस उधार को नहीं जोड़ेंगे। मान लो टोटल हमारी जो पूंजी प्राप्ति है, मान लो भाई सरकार को 10 रुपए अनुदान मिला, सरकार ने 30 रुपए का विनिवेश किया, ठीक है, अन्य किसी माध्यम से सरकार को 20 रुपए पूंजी प्राप्ति हुई और सरकार ने 15 रुपए का उधार ले लिया, या सरकार पर उधार और अन्य देनदारी मिलाकर कितना है? 15 रुपए है। तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 30 10 40 20 60 75। 75 सरकार की कुल पूंजी प्राप्ति है। 75 क्या है? 75 सरकार की कुल पूंजी प्राप्ति है। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं? उधार व अन्य देनदारियां छोड़कर। इसका मतलब यह है कि इस 15 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, हम केवल 60 को काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे? केवल 60 को, 15 को नहीं करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसी को दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है
सरकार का कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल गैर ऋण पूंजी प्राप्ति। क्लियर? गैर ऋण पूंजी प्राप्ति, ऐसी पूंजी प्राप्ति जिसमें ऋण सम्मिलित नहीं है। क्लियर? चलो भाई देखो अगली बात क्या है। अब इसे क्यों नहीं सम्मिलित कर रहे हैं पूंजी प्राप्ति में? इसे सम्मिलित न करने का कारण क्या है? कारण ये है कि भैया ये जो ऋण है ना, या जो देनदारी है सरकार पर, ये क्या है? ये वापस भी करना है। ये क्या है? ये वापस भी करना है। ठीक, इसे लिख लीजिए। कुछ पॉइंट लिख लीजिए राजकोषीय घाटे के विषय में। यह वित्तीय वर्ष के दौरान, यह वित्तीय वर्ष के दौरान लिए गए सभी उधार व देनदारियों का योग है। ठीक है? अगली बात क्या लिखेंगे इसके विषय में? लिखेंगे यह सरकार द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिए, व्यय को पूरा करने के लिए सभी स्रोतों से लिए जाने वाले उधार का कुल आकार है। ठीक है भाई? क्लियर? अगली बात क्या लिखेंगे? इसकी तीसरी विशेषता, बजट में मापे जाने वाले कुल घाटों में ये सबसे बड़ा है। ठीक है? बजट में मापे जाने वाले कुल घाटों में ये सबसे बड़ा घाटा है। ठीक, सबसे बड़ा घाटा है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अर्थव्यवस्था के
ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेतक है। ये क्या है भाई? ये अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेतक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, ये आप उसके राजकोषीय घाटे से अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि राजकोषीय घाटा जितना बड़ा, मतलब सरकार पर उधारी उतनी बड़ी, सरकार पर देनदारी उतनी बड़ी। ठीक है। फिर इसकी जरूरत क्या है? ये भी तो प्रश्न हो सकता है कि यदि इसका आकार बड़ा होने से अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य खराब होने का लक्षण है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में, लिखो, भारत जैसे विकासशील देशों में एक सहनीय सीमा तक यह रणनीतिक कदम माना जाता है। एक सीमा तक, एक सीमा के ऊपर ये रोग है। क्लियर? तो हमने देखा राजस्व घाटा, फिर हमने देखा राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा में कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति, और राजकोषीय घाटा में कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजी प्राप्ति, लेकिन पूंजी प्राप्ति में हम उधार और देनदारियों को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हमने देखा राजकोषीय घाटे के विषय में। अब बात आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा है पिछले जन्म का पाप। और राजकोषीय प्राथमिक घाटा क्या है? ये पिछले जन्म का पाप है। देखो कैसे है, इसको समझो। मान लो 2022-23 का सत्र है, 2023-24 का सत्र है, और 2024-25 का सत्र है। ठीक है। अब 22-23 में फिस्कल डेफिसिट जो था, राजस्व घाटा था, ये था मान लो 20 लाख। 23-24 में 22 लाख, 24-25 में 24 लाख। क्लियर? अब 24-25 में ध्यान देना, मान लो ब्याज का भुगतान कर रहे हो 7 लाख, 23-24 में कर रहे थे 6 लाख, और 22-23 में कर रहे थे 5 लाख। ठीक है। अब बात आती है कि प्राथमिक घाटा से इसका क्या संबंध है? यही बात हो सकती है। अब देखो भाई, ये क्या कह रहे हैं, लिखेंगे राजस्व घाटे में से चल पहले समझ लो, उसके बाद इसको हम बताते हैं आपको। देखो बात क्या है। बात ये कह रहे हैं कि जो आपका व्यय है, सरकार का जो व्यय है, इसमें व्यय में एक बड़ा हिस्सा किस पे जाता है? ब्याज भुगतान पर। किस पे जाता है? ब्याज भुगतान पर।
तो एक बड़ा हिस्सा किस पर है? एक बड़ा हिस्सा है ब्याज भुगतान पर। अब मान लो 2024-25 चल रहा है और 2024-25 में सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब सरकार की जो उधारी है, वो 10 लाख की है। ठीक है, तो सरकार को इस पर तो ब्याज भुगतान देना ही है, करना ही है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसी अमाउंट पे सरकार को अगले साल भी तो ब्याज देना है, इसी अमाउंट पे अगले साल भी ब्याज देना है। अरे बात समझ, मतलब इस वित्तीय वर्ष में लिया गया जो ब्याज, इस वित्तीय वर्ष में जो लिया गया उधार है, उसका ब्याज भुगतान सरकार को आने वाले कई वर्षों में करना है। मतलब सरकार पर जो ब्याज भुगतान का लोड पड़ा है, जो दबाव पड़ा है, ये वर्तमान के वित्तीय वर्ष का तो है ही, पिछले के वित्तीय वर्ष का भी है। ठीक है, मतलब यदि 22-23 में सरकार ने कुछ उधार लिया है तो यहां तो इन्होंने ब्याज भुगतान किया ही, इसी अमाउंट का यहां भी करना है, इसी अमाउंट का यहां भी करना है। इसी तरह इस वर्ष जो उधार लिया, इसका भुगतान तो यहां करना ही है, यहां भी करना है। बिल्कुल बात समझ आ रही है? इसका मतलब कि यदि इस वर्ष के ब्याज का भुगतान इसी वर्ष करना होता तब तो कोई समस्या न थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सामान्य रूप से देख लीजिए अपने जीवन में, आपने 5 साल पहले यदि होम लोन लिया होगा या कार लोन लिया होगा तो उसके ब्याज का भुगतान आप अब तक करते आ रहे हैं। तो ये आपके द्वारा इस वर्ष में लिया गया उधार नहीं है, आपने 5 वर्ष पहले उधार लिया था, लेकिन उस उधार के ब्याज का भुगतान आप अब तक कर रहे हैं और आगे आने वाले कई वर्षों में करेंगे। तो वही ये कहने की कोशिश कर रहा है, इस बात को समझिए। इसको लिख लीजिए, लिखेंगे आज हम उस उधार पर भुगतान कर रहे हैं जो हमने पिछले वित्तीय वर्ष में लिया था। क्लियर? इस बात को समझिए। तो यहां से लिखेंगे प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। कौन सा ब्याज भुगतान? पिछले वर्ष का। ठीक है, तो यदि ब्याज भुगतान ये 0 के बराबर हो तो क्या होगा? ये होगा प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा। मतलब यदि हमें पिछले वर्ष के उधार पर ब्याज का भुगतान न करना पड़े तो प्राथमिक घाटा या राजकोषीय घाटा के बराबर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये कौन सा ब्याज भुगतान है? ये पिछले वर्ष, पिछले वित्तीय वर्षों में लिए गए उधार पे भुगतान जो हम करते हैं, जो ब्याज का भुगतान करते हैं, वो है। ठीक है, इसका मतलब कि प्राथमिक घाटा, इसका मतलब क्या है? ये ब्याज भुगतान क्या है? ये तो पिछले वर्ष का ब्याज भुगतान है। इसका मतलब प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं?
प्राथमिक घाटा इस वर्ष का वास्तविक घाटा है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम प्राथमिक घाटा इस वर्ष का वास्तविक घाटा है। आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक घाटा में क्या पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए उधार के ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो बिल्कुल नहीं शामिल है। यदि शामिल कर लेंगे तो वो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यदि हम पिछले वर्ष में लिए गए उधार के ब्याज को भी इसमें शामिल कर लेंगे तो वो हो जाएगा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में ब्याज का भुगतान माइनस करने पर ही हमें प्राथमिक घाटा मिलता है। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? वो चल रहे करंट वित्तीय वर्ष का वास्तविक घाटा होता है। चलो इसको नोट कर लो भाई। अब अगला है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा समझने से पहले हमें राजस्व व्यय को एक बार फिर समझना पड़ेगा। ये क्या है? ये है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो ये समझो कि प्रभावी राजस्व घाटा ये आया कैसे था। तो भारत में एक वित्त मंत्री हुआ करते थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। उनका नाम था श्री प्रणब मुखर्जी। जीनियस आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत तेज तर्रार। तो इन्होंने इस संकल्पना को प्रस्तुत किया था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। इन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हम जो राजस्व व्यय करते हैं ना, अच्छा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में राजस्व व्यय लगातार बढ़ रहा था, आज भी ज्यादा है। तो राजस्व व्यय बढ़ेगा तो सरकार का राजस्व घाटा जो है वो बढ़ेगा। अब राजस्व व्यय तो कम कर नहीं सकते, तो जब राजस्व व्यय नहीं कम कर सकते तो नाम बदल दो उसका, कुछ और नाम रख दो। ठीक है, मतलब कान ऐसे सीधे ना पकड़ के टेढ़े पकड़ने वाला काम। तो इन्होंने कहा देखो, जो राजस्व व्यय होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव वाला और एक होता है निगेटिव वाला। लोगों ने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है। ये जो पॉजिटिव वाला राजस्व व्यय होता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और एक का अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है भैया, इसे हम कहते हैं उत्पादक क्षेत्र, और जिसका नेगेटिव इंपैक्ट है ये क्या है? उपभोग क्षेत्र। ठीक है भाई। उत्पादक क्षेत्र में क्या होगा, इसमें ध्यान देना, इसमें होगा पूंजी का निर्माण। क्या होगा? पूंजी का निर्माण। पूंजी का निर्माण होगा तो इससे क्या होगा? सरकार को अनुदान कम खर्च करना पड़ेगा। लोगों ने कहा ये क्या समस्या है, ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं? इन्होंने कहा देखो ऐसा है, मान लो सरकार दे रही बेरोजगारी भत्ता, तो सरकार यदि बेरोजगारी भत्ता देगी तो सरकार का राजस्व व्यय बढ़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता देने से क्या होगा? राजस्व घाटा वो सरकार का बढ़ेगा।
ठीक है। बेरोजगारी भत्ता देने से ना तो सरकार की संपत्ति का निर्माण हो रहा है, ना तो सरकार की देनदारी कम हो रही है। तो इन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, बेरोजगारी भत्ता जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। हम ऐसा करते हैं ना, हम उतना ही पैसा खर्च करके स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू करते हैं। लोगों ने कहा कि मान लो आप 100 करोड़ बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो और आपने 100 करोड़ किस पे खर्च कर दिया? स्किल डेवलपमेंट पे। बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आप स्किल डेवलपमेंट पे 100 करोड़ खर्च कर दोगे तो इससे क्या होगे, इससे जो हमारा लेबर क्लास है वो स्किल्ड हो जाएगा। तो अब वह कोई छोटा मोटा बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कर सकता है। इससे उसकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो जब बेरोजगारी दूर हो सकती है तो हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। हमारा जो हर साल इतना व्यय होता था, हो सकता है कम व्यय हो। और स्किल डेवलपमेंट जो कर लेगा, जो कौशल सीख लेगा, तो उसके लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो जो इस सब टाइप के खर्चे हैं ना, जो इस प्रकार के राजस्व व्यय हैं जो हमने कौशल विकास पे खर्च किया है, इसे हम कहते हैं ये उत्पादक टाइप का है। क्या है? ये उत्पादक टाइप का है। इसको एक तरीके से ये समझो, ये कह रहे हैं कि किसी को इलाज कराने के लिए 500 रुपये महीने देने की जो योजना है, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इलाज कराने के लिए हम 500 रुपये महीने दे रहे हैं। 500 में इलाज तो हो नहीं पाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारा अमाउंट है, जो पैसा है, वो लोगों के पास जाएगा, राजस्व व्यय बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाते हैं। 28 राज्य हैं, 28 राज्य की जो राजधानियां हैं वहाँ एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाएंगे उसी पैसे से। तो यहाँ इलाज क्या होगा? फ्री होगा, पैसा नहीं लगेगा, इलाज का पैसा नहीं लगेगा। तो हमें ये नहीं देना पड़ेगा, लोगों का इलाज भी होगा। सरकार ने हॉस्पिटल बनाया जगह जगह, तो सरकार की संपत्ति भी बढ़ेगी। ठीक है। तो कह रहे हैं जो इस प्रकार का जो राजस्व व्यय है जो हम यहाँ खर्च कर रहे हैं, उसको यहाँ कर सकते हैं। ठीक भाई। इसे इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट वाला राजस्व व्यय है। इन्होंने दूसरी बात ये कही कि यदि इस प्रकार के पॉजिटिव इंपैक्ट वाले राजस्व व्यय को आप कम करोगे, क्या करोगे? जो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, अगर इस प्रकार के राजस्व व्यय को आप कम करोगे तो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसको कम नहीं करना है, इस व्यय को बढ़ाना है। ठीक है। और जो अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं उन्हें क्या करना है? ऐसे खर्चों को कम करना है, क्योंकि ऐसे खर्चों को बढ़ाएंगे जिनसे कि पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? इससे पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है, इससे स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे खर्चों को कम करना है, ऐसे खर्चों को बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर? कुल मिला जुला के क्या हुआ? बहका दिया गया। किसको बहकाया गया? आम जनता को। जनता ये सब बातें समझती नहीं है। हमें आप में से कितने लोग हैं जो बजट पेश होता है तो प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा को सुनते हैं? बहुत कम, नाम मात्र के। भाई इसको लिख लेते हैं, ये तो थी समझाने वाली बात, इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे
प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ERD, ये बराबर होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर राजस्व अनुदान, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर राजस्व अनुदान। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो निगेटिव इम्पैक्ट वाले खर्चे हैं अर्थव्यवस्था पर, जो निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसे खर्चों को छोड़कर जो भी खर्चे हैं जिनसे पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है, उसे हम राजस्व घाटा में से माइनस कर देंगे। हालांकि ये कहने की बात है कि निगेटिव इम्पैक्ट वाले खर्चे, आप किसी निगेटिव इम्पैक्ट वाले खर्चे कहेंगे, क्या कर्मचारियों को वेतन देना, क्या समाज कल्याण के कार्यक्रमों को लागू करना, ये निगेटिव इम्पैक्ट वाले खर्चे हैं? तो ऐसा नहीं है, ये अपनी अपनी अवधारणा है। ठीक है, ये एक डिबेट का विषय है। ओके, फिर आया भैया 14वां वित्त आयोग। इसके हेड कौन थे? YV रेड्डी। इन्होंने कहा ये जो प्रभावी राजस्व घाटा है ना, इसकी अवधारणा बेकार, इसको खत्म करो, ये केवल बहकाने वाली बात है। ठीक, अब ये प्रभावी राजस्व घाटा आया किस लिए था? अगर कोई आपसे कहे तो क्या करेंगे? तो लिख लेंगे, एक है भारत में FRBM एक्ट 2003 है शायद, हाँ, ठीक है, इसे बाईपास करना था इसका उद्देश्य। ये क्या है बताएंगे आपको बाद में, इसकी जरूरत क्या पड़ी। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था संसद को मूर्ख बनाना। मतलब ऐसा लिख नहीं देंगे परीक्षा में, ये आपके समझने के लिए है। संसद को बेवकूफ बनाना मतलब जनता को बेवकूफ बनाना, क्योंकि संसद में कौन है? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। दूसरा क्या है? राजस्व घाटे को कम करके दिखाना। ठीक है भाई, ये सब इसके फायदे थे। ये कुछ घाटे और हमको पढ़ लीजिए, और आज घाटों को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। हालांकि बजट अभी समाप्त नहीं हुआ है, बजट बहुत एक अगला लिखेंगे, मौद्रिकृत घाटा। मौद्रिकृत घाटा, इसे कहते हैं जो मोनेटाइज्ड डेफिसिट। ये क्या होता है? ये होता है RBI से लिया गया उधार। RBI से कौन उधार लेगा? सरकार। ठीक है भाई, देखो सरकार कैसे उधार ले सकती है।
सरकार के उधार लेने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका आरबीआई से, दूसरा घरेलू बाजार से, और दूसरा लिखेंगे विदेश से। तो आरबीआई से जो लिया गया उधार होता है सरकार द्वारा, उसे हम कहते हैं मौद्रिक घाटा। वर्तमान में ये चलन में नहीं है, ये समाप्त हो गया। कैसे हो गया देखो भाई, 1977 एक आया था WMA प्रणाली। ये क्या बोला है, इसको कहते हैं वे मीन्स एडवांस, वे मीन्स एडवांस। इसमें देखो क्या हो गया, ये सिस्टम को समाप्त कर दिया। तो अब आरबीआई से जो पैसा लेने का सरकार का तरीका है वो बदल गया है। अब हम वित्तीय वर्ष के शुरुआत में डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितना मिलने वाला, हमको मतलब सरकार को कितना मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। WMA की चर्चा आगे के चैप्टर्स में होगी। फिलहाल आप समझिए इसको कि मौद्रिक घाटा क्या है। हमारा सारा फोकस मौद्रिक घाटा पे है, मोनेटाइज डेफिसिट पे है। तो मोनेटाइज डेफिसिट क्या है, आरबीआई से लिया गया उधार है। ठीक है, WMA व्यवस्था को हम आगे आपको बताएंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे। क्लियर। तो सरकार कितने प्रकार से उधार ले सकती है, सरकार 3 प्रकार से उधार ले सकती है, आरबीआई से, घरेलू बाजार से और विदेशी बाजार से। ठीक, अगला देखिए, अगला होता है स्ट्रक्चरल डेफिसिट, संरचनात्मक घाटा। संरचनात्मक घाटा ये क्या, देखो भैया एक एग्जांपल देखो। देखो समझो इसको, एक कहावत है, 100 रुपए का जूता खरीद के हर तीसरे दिन सिलाई के 10 रुपए देना है, या 1000 का जूता खरीद के आराम से 3 साल पहनना है। सही बात है। यदि आप अच्छी चीज लेंगे तो हो सकता है कि अच्छी चीज की कीमत अधिक हो, लेकिन आपको उसके बहुत सारे फायदे होंगे। और अगर आप सस्ती चीज लेंगे तो हो सकता है कि आपको तात्कालिक सुख मिले, लेकिन भविष्य में उसको लेकर कई समस्या हो। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि देखो ये जूता 100 रुपए का ही है, और यहाँ जूता 1000 का है, लेकिन यहाँ पे आपको सिलाई नहीं देना है, आरामदायक स्थिति, तो बिल्कुल यहाँ पे आराम होगा। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस इसमें नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ पे सस्ता है, सिलाई आपको बराबर करानी है, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से देना है। इसकी तुलना में इसमें आराम नहीं होगा। ठीक है, फाइनली आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो फालतू का 100 रुपए का ले लिए। आपने तो बात सुनी होगी, जितने का लिए थे ना उससे ज्यादा तो इसमें सिलाई लगवा चुके हैं, जितने का कपड़ा लिए थे उससे ज्यादा तो इसमें मरम्मत करवा डाले हैं। तो वो जो अतिरिक्त आपका लग रहा है, जो ज्यादा लग रहा है, वो क्या है, वो घाटा है। उसे हम कैसा घाटा कहते हैं, उसे हम संरचनात्मक घाटा कहते हैं। ठीक भाई, अगला लिखेंगे
जुड़वा घाटा, उसे कहते हैं अंग्रेजी में ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट ही समझिएगा, जुड़वा घाटा कोई शब्द नहीं है, ये तो जो है बनाने का, जबरदस्ती बनाने का है। देखो भाई, एक ही टाइम पे जब सरकार दो घाटों का सामना करे, एक को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, और दूसरा को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का सामना कहाँ करेगी सरकार? ये किसका मामला है? ये बजट का मामला है। और करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना कहाँ करेगी सरकार? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड का मामला है। ये दोनों घाटे सरकार को एट द सेम पॉइंट, एक ही समय, एट द सेम पॉइंट या एट द सेम टाइम, जब एक ही समय सरकार दो मोर्चों पर घाटों का सामना करे, एक को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं और दूसरे को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। आगे एक चैप्टर पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, वहां पे समझेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, और इसे हम समझ रहे हैं। अब तक हमने समझा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो ये तो हम जानते हैं, ये बजट का मामला है और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मामला है, ठीक। तो जब दोनों मोर्चों पर सरकार घाटे का सामना करे तो उसे हम कहते हैं ट्विन डेफिसिट। क्लियर भाई? और एक टर्मिनोलॉजी और समझ लीजिए आज का अंतिम, इसे कहते हैं ट्विन पॉलिसी शॉक्स। ट्विन पॉलिसी शॉक्स, नीतिगत दोहरा झटका। ये कब सामना किया सरकार ने? मतलब सरकार ने नहीं सामना किया, हम लोगों ने सामना किया। सरकार ने तो झटका दिया था। एक को हम कहते हैं डी मोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। कब आया? 8 नवंबर 2016। और दूसरा क्या आया? जीएसटी, 1 जुलाई 2017। इस झटके से उबर नहीं पाए थे कि अर्थव्यवस्था को ये दूसरा झटका लगा। नोटबंदी के बाद जीएसटी, तो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्विन पॉलिसी शॉक्स कहते हैं, ठीक भाई, दोहरा नीतिगत झटका। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। हमने अर्थव्यवस्था में जो बजट हमारा सेगमेंट है उसको हमने अच्छी तरीके से समझा, घाटों के विषय में समझा। कुछ नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। कल हम लोग FRBM एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। संभवतः कल की क्लास जो होगी वो लगभग 40 से 50 मिनट की जो क्लास होगी वो केवल FRBM पे ही चलेगी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। नमस्कार।